हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जी सेक्शन ई कार्बोनाइल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 8 है, एन अननोन कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेन्स 69.77% कार्बन एंड 11.63% हाइड्रोजन एंड हैज ए मोलिकुलर वेट 86. It does not reduce failing solution but forms a bisulfite addition compound and gives a positive iodine test. What are the possible structure for the unknown compound? तो आपके पास एक अननोन कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है, जिसमें कि दिया हुआ है कि 69.77% कार्बन है, 11.63% हाइड्रोजन है। तो बाकी जो बच गया वो ऑक्सीजन होगा, क्योंकि तीन ही है, दो का परसेंटेज दिया हुआ है, तो तीसरा का परसेंटेज 100 -10 और मोलिकुलर वेट भी दिया हुआ 86। और ये बोल रहा है कि फेलिंग सॉल्यूशन को ये रिड्यूस नहीं करता है लेकिन बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बनाता है। तो बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड बनाता है, तो या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन को जो है एल्डिहाइड रिड्यूस कर देता है, मतलब एल्डिहाइड नहीं होगा। कार्बोनाइल कंपाउंड में आपका कीटोन होगा। इसके बाद बोल रहा है कि कीटोन तो है और ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप का होना जरूरी है। तो CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, इसके साथ कोई और अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, तो ये आपका कीटोन है। अब पहले तो आप इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालिए। परसेंटेज वेट दिया हुआ है, मतलब मास परसेंटेज। तो आपके पास कार्बन है 69.77, तो 69.77% कार्बन हो गया। हाइड्रोजन है 11.63%। तो ऑक्सीजन होगा आपका 100 -69.77 -11.63, 69.77 -11.63। तो ये सॉल्व करने के बाद आता है 18.60%। तो ये आपका सभी का मास परसेंटेज है। तो अब आप क्या कीजिए, मान लीजिए कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसका वेट 100 ग्राम है, मतलब 100 ग्राम का आपके पास सैंपल है। 100 ग्राम इसलिए लेते हैं ताकि सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। जितना परसेंटेज है उतना ग्राम वेट हो जाएगा कार्बन का, सिमिलरली उतना वेट हो जाएगा हाइड्रोजन का, सिमिलरली उतना वेट हो जाएगा ऑक्सीजन का। क्योंकि 100 ग्राम का 69.77% 69.77 ग्राम होगा। तो ये इतना ग्राम कार्बन है, इतना ग्राम हाइड्रोजन है और 18.60 ग्राम ऑक्सीजन है। तो ये वेट निकल गया और इसके मोलिकुलर मास से यदि डिवाइड कर देंगे तो मोल निकल जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो 69.77/12 इक्वल टू कितना होगा, तो ये आएगा आपका 5.81। तो ये 5.81 मोल कार्बन का होगा और इसमें तो डिवाइडेड बाय 1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का तो वेट 1 होता है, 1 ग्राम पर मोल, तो 11.63। और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 18.60 डिवाइडेड बाय 16 कीजिएगा तो आता है 1.16। अब इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो सबसे स्मॉल आपका 1.16 है, तो 1.16 से सभी को डिवाइड कर दीजिए। तो 1.16 से डिवाइड होगा तो ऑक्सीजन 1 होगा। सिमिलरली 11.63 डिवाइडेड बाय 1.16 ये लगभग 10 के इक्वल आता है। 5.81 डिवाइडेड बाय 1.16 तो ये आपका 5 के लगभग आता है। 5.80 आता तो एग्जैक्ट 5 आता। तो ये आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो गया। तो इंपेरिकल फॉर्मूला आपका हो जाएगा C5H10O और इसी में इंटू n नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। और मोलिकुलर फॉर्मूला का वेट 86 दिया हुआ है। इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट इंटू n जो होल नंबर रेशियो है वही आपका मोलिकुलर फॉर्मूला का वेट होता है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट कितना होगा, तो C5H10O, तो 12 इंटू 5 एटम है कार्बन और एक का मास 12 ग्राम होता है, तो 12 इंटू 5। हाइड्रोजन 10 है, 10 इंटू एक का मास 1 ग्राम, तो 1 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है और एक है तो 16 इंटू 1, तो ये आपका होगा 60 + 10 + 16, तो इक्वल टू 86 इंटू n। तो इससे n का वैल्यू 1 आता है, n इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि 86 और 86 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो जो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है वही आपका मोलिकुलर फॉर्मूला है C5H10O। तो C5H10O 5 कार्बन एटम H10, 5 कार्बन एटम का कीटोन, लेकिन उसमें CH3
सी डबल बॉन्डो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो आपके पास 3 कार्बन एटम बच गया, तो यहाँ से 3 कार्बन एटम का अल्काइल ग्रुप अटैच करने का क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक तो है कि नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है CH2 CH2 CH3, या फिर यहाँ पे एक ब्रांचिंग भी हो सकता है, तो आइसोप्रोपाइल हो सकता है CH3 सी डबल बॉन्डो। इसके बाद फिर ये कार्बन को यहाँ से अटैच कर दीजिए, तो CH CH3 और ये ब्रांचिंग हो गया CH3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है, मतलब ये 2 कीटोन होगा, अननोन कंपाउंड इस दोनों में से कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर अननोन कंपाउंड का पता चल गया। इसके बाद 9th क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A on treatment with acetic acid in the presence of sulfuric acid produces an ester B. A on mild oxidation gives C with 50% potassium hydroxide followed by acidification with dilute hydrochloric acid generates A and D. D with phosphorus pentachloride followed by reaction with ammonia gives E. E on dehydration gives hydrocyanic acid. Identify the compound A, B, C, D and E. तो आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका कि रिएक्शन एसिटिक एसिड से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 में रिएक्शन करवाते हैं तो ईस्टर बनता है। मतलब कि ए आपका अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल प्लस कार्बोजाइलिक एसिड से ईस्टर बनता है, तो ईस्टर बी है, ए अल्कोहल है। और ए का जब माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं तो सी बनता है, मतलब ए अल्कोहल से एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज करना है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोजाइलिक एसिड बनेगा, तो इसलिए सी आपका एल्डिहाइड होगा। इसके बाद सी का रिएक्शन KOH और उसके बाद फिर एसिडिफिकेशन मतलब H3O+ से कर देते हैं तो ए और डी बनता है। ए आपका अल्कोहल है, अल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड का रिएक्शन बेस से करवा रहे हैं, मतलब कि साफ है कि ये आपका केनिजारो रिएक्शन हो रहा है बेस के साथ, तो इसलिए जो अल्कोहल प्लस कार्बोजाइलिक एसिड बनेगा तो कार्बोजाइलिक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बोजाइलेट आयन बनाएगा, जो कि फर्दर एसिडिफिकेशन के बाद H+ एक्सेप्ट करके कार्बोजाइलिक एसिड बनाएगा, मतलब डी आपका कार्बोजाइलिक एसिड ही है। मतलब केनिजारो रिएक्शन हो रहा है सी का बेस के साथ, तो ए अल्कोहल प्लस डी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। उसके बाद डी का रिएक्शन करवाते हैं PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से, उसके बाद फिर अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं तो ई बनता है। डी कार्बोजाइलिक एसिड का जब रिएक्शन करवाएंगे PCl5 से तो कार्बोजाइलिक एसिड से एसिड क्लोराइड बनेगा, उसका फिर फर्दर अमोनिया से रिएक्शन करवा देंगे तो एमाइड बन जाएगा, तो ई आपका एमाइड है। और ई में से डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो हाइड्रोसाइनिक एसिड मतलब HCN बनता है। तो अब जो है पहले चार्ट बना लीजिए। ए से रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब A प्लस CH3COH तब आपका ईस्टर बनता है बी। उसके बाद फिर ए का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो ऑक्सीडेशन के बाद ए से एल्डिहाइड बनेगा, मतलब RCHO। अल्कोहल है ए तो ए को आप ROH मान सकते हैं, और इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बना। फिर इसका रिएक्शन करवा रहे हैं KOH और फिर HCl, तो KOH प्लस HCl से आपका अल्कोहल ए बन जाता है ROH प्लस RCOOH बनेगा कार्बोजाइलिक एसिड A प्लस डी। अब फिर डी का रिएक्शन होता है अमोनिया से, PCl5 उसके बाद अमोनिया, तो PCl5 से ये OH हटेगा और Cl लगेगा, मतलब RCOCl बनेगा COCl, और फिर अमोनिया से यहाँ CONH2 लग जाता है तो RCONH2। उसके बाद फिर फर्दर डिहाइड्रेशन होता है, तो डिहाइड्रेशन में आपको पता होगा कि यहाँ से H और O जाता है, मतलब RC≡N बनता है। और यहाँ दिया हुआ है कि जो E जो है उससे जब डिहाइड्रेशन होता है तो हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN बन रहा है, मतलब कि अल्काइल ग्रुप आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो सभी में आप हाइड्रोजन लगा दीजिए तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो E आपका होगा HCONH2, D होगा आपका HCOOH फॉर्मिक एसिड, और A होगा आपका HOH, नहीं यहाँ एक गलती हो गया, एक्चुअली में ROH से RCHO नहीं बनता ऑक्सीडेशन के बाद, RCH2OH, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं RCH2OH। इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो RCHO बनेगा, और RCHO का जब केनिजारो रिएक्शन होता है तो एक अल्कोहल बनाता है और एक एसिड बनाता है, तो CHO से CH2OH और COOH,
और R ग्रुप एज इट इज रहेगा। तो RCH2OH है आपका ए, ये थोड़ा सा गलती हो गया था, CH2OH और ये RCOH, क्योंकि आप R वाले कार्बन से ही तो CH2OH से CHO बनता है, यहाँ पे सिर्फ OH था और उससे हम CHO बना दिए, ये कार्बन कहाँ से आ जाएगा? R ग्रुप एक्चुअली में ये है और उससे CH2 फिर OH, तब आप CHO बना सकते हैं। अब यहाँ से H आप जब ऐड कीजिएगा तो HCH2OH मतलब CH3OH, तो A आपका मिथानल है और ये फॉर्मिक एसिड है, और एल्डिहाइड आपका हो जाएगा HCHO फॉर्मिक एसिड, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, A हो गया। अब B तो CH3OH प्लस CH3COOH, तो यहाँ से इस तरह से -H2O होगा, तो CH3COOCH3 मतलब एस्टर जो है वो एसीटोन है, CH3C डबल बॉन्ड O CH, सॉरी एसीटोन नहीं, CH3C डबल बॉन्ड O OCH3, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद ये ऑक्सीजन फिर CH3, एस्टर है ना, एसीटोन तो कीटोन हो गया, यहाँ से इस तरह से O फिर CH3, तो ये आपका एस्टर हो गया। ABCDE सभी का स्ट्रक्चर पता चल गया। और इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए कि RCH2OH से RCHO बनता है, ROH का जब ऑक्सीडेशन होगा तो इससे आपको एक कार्बन को हटाना ही पड़ेगा, तो इस तरह से ये गलती नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ABCD सभी का स्ट्रक्चर पता चल गया। इसके बाद 10th आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन, तो आपके पास CH3CHO है एसिटल्डिहाइड, इसका रिएक्शन करवाने CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो क्या बनेगा? उसके बाद फिर फर्दर किससे रिएक्शन करवाएंगे, तो ये आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है CH3- और आपके पास कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल C डबल बॉन्ड OH न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड इस तरह से O- बनाएगा, और इस O- के साथ MgBr प्लस है, CH3- MgBr प्लस, तो निगेटिव के साथ MgBr प्लस पॉजिटिव अट्रैक्शन में रहेगा, तो यहाँ से कार्बन से CH3 अटैच हो जाएगा, एक CH3 पहले से था हाइड्रोजन, उसके बाद फिर O- और इसके साथ MgBr प्लस अट्रैक्शन में रहेगा, OMgBr प्लस, तो आप ऐसे लिखिए O- MgBr प्लस, या दोनों निगेटिव पॉजिटिव को हटा दीजिए, मतलब OMgBr, इस तरह से OMgBr CH3। अब आप ये हो गया रिएक्टेंट, और ये क्या बनाएंगे, तो यहाँ से O- के साथ H प्लस अटैच हो जाए, तो आप H2O के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, ये H2O से H प्लस एक्सेप्ट करके O- जो है H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो OH बनाएगा, और MgOH एक्सेप्ट करेगा तो MgOH बनाएगा, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब यहाँ से H यहाँ से OH, तो H2O से रिएक्शन करवा दीजिए, या फिर एसिडिफिकेशन करवा दीजिए H3O प्लस, मतलब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा, तो आप यहाँ पे H2O लिखेंगे और इसको आप ये वाला प्रोडक्ट बनाइएगा। इसके बाद सेकेंड CH3COOH एसिटिक एसिड है, इसका रिएक्शन किससे करवाएंगे, तो यहाँ अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हट के क्लोरीन लग जाएगा, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये HBZ रिएक्शन है, और आपको पता होना चाहिए कि HBZ रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन जो रहता है वो रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन या ब्रोमीन से, मतलब कि फॉस्फोरस ऑब्लिक Cl2 से यदि रिएक्शन करवाइएगा रेड फॉस्फोरस ऑब्लिक Cl2 से, तो अल्फा हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन अटैच हो जाता है, तो एक हाइड्रोजन जाता है क्लोरीन लग जाता है। अगर रेड फॉस्फोरस ऑब्लिक Br2 रहता है तो क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगता है। अब फिर इसका रिएक्शन करवा रहे हैं एक्सेस अमोनिया मतलब NH3 के साथ, तो क्या बनेगा? अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस दोनों की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए एसिड भी है और यहाँ पे क्लोरीन भी है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है, तो ये H प्लस एक्सेप्ट करके अमोनियम साल्ट बनाएगा, मतलब COOH जो है वो COO- और NH4 प्लस, और उसके बाद एक्सेस में है तो और भी नाइट्रोजन आपके पास है, तो ये नाइट्रोजन अटैक करेगा Cl- बाहर, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ से NH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो इसके बाद नेक्स्ट CH2 है और क्लोरीन की जगह NH2 अटैच हो जाएगा। एक्चुअली में NH3 है, तो NH3 जब लोन पर अटैक करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो स्टेबिलिटी के लिए अपना H+ रिलीज कर देगा, तो फिर से नाइट्रोजन पे लोन पर आ जाएगा, तो NH2 CH2 CO NH4, आप इसको COO- NH4 प्लस भी लिख सकते हैं या COO NH4, कहने का मतलब अमोनियम साल्ट बना है ये COO NH4 जो है, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा एक्सेस अमोनिया के साथ।
अगर एक्सेस में नहीं रहता तो सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन होता, क्योंकि सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन ही होता है, उसके बाद भी कोई रिएक्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्वाइस CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इसका रिएक्शन कर रहे हैं बेस कैटेलिस्ट मतलब बेस से। तो बेस के प्रेजेंस में कार्बोनाइल कंपाउंड या तो एल्डोल या केनिजार। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है मतलब एल्डोल रिएक्शन होगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता तो केनिजारो होता। तो एल्डोल में क्या करते हैं, आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड CH3 है, तो बेस जो है एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ से H+ चला जाएगा और H+ जाएगा तो CH2- बनाएगा, एक हाइड्रोजन चला गया तो CH2-। अब न्यूक्लियोफाइल ये एक और कार्बोनाइल पे अटैक कर देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो एक ये तो 2 मोल आपका यूज हो गया। तो ये जब अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो यहाँ पे O- आएगा, फिर ये इस कार्बन से CH2CO CH3 अटैच हो जाएगा, तो आपके पास CH3 कार्बन, फिर एक और CH3, इससे O- जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था वो O- बना, इस कार्बन से 2 CH3 है तो 2 CH3 अटैच कर दिए O-, और फिर इसी कार्बन से CH2CO CH3, CH2 C डबल बॉन्ड CH3। अब फर्दर ये जो है O- H+ एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, मतलब आप इसको इस तरह से लिखिए, यहाँ से OH, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब इसका एसिड कैटेलिस्ट कर रहे हैं, मतलब H2SO4 से रिएक्शन कर रहे हैं, तो H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा, तो एलिमिनेशन होगा तो यहाँ से OH, यहाँ से H जाएगा, ये तो एल्डोल था और फर्दर कंडेंसेशन हो गया तो OH और H जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन से 2 CH3 ग्रुप अटैच है, तो यहाँ से इस तरह से 2 CH3 अटैच कर दीजिए। उसके बाद एक हाइड्रोजन गया तो एक हाइड्रोजन बचा है, मतलब कार्बन से H और फिर CO CH3, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया एल्डोल, फिर एल्डोल कंडेंसेशन -H2 हो गया। इसके बाद फोर्थ, तो आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसका रिएक्शन किससे करेंगे तो फिनोल बनेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फ्यूजन ऑफ NaOH विथ PHSO3 से करते हैं तो PHOH फिनोल बनता है, मतलब कि पहला स्टेप आपका है फ्यूजन ऑफ NaOH, तो NaOH के साथ ये रिएक्शन करेगा और फिनोल बनाएगा। उसके बाद फिनोल का रिएक्शन कर रहे हैं CHCl3/NaOH, तो ये टीमान फॉर्माइलेशन होता है CHCl3/NaOH से, तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे CHO अटैच हो जाएगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपका ऑर्थो वाला होगा, तो ऑर्थो पोजिशन से CHO अटैच कर दीजिए OH और यहाँ से CHO। तो बाकी जगह तो पैरा वाला मेजर होता था, यहाँ पे पैरा वाला क्यों नहीं मेजर होगा, तो बाकी जगह इसलिए होता था क्योंकि इन दोनों ग्रुप में रिपल्सन होता था, रिपल्सन के कारण अनस्टेबल रहता था प्रोडक्ट, तो मेजर पैरा होता था। लेकिन यहाँ पे रिपल्सन नहीं होगा क्या, तो यहाँ पे भी होगा, लेकिन ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इसलिए ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका। अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।